और रूटीन केयर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब चीज़ें इस रूटीन केयर को पूरा करने के बाद वी डिस्कस अबाउट एमसीक्यू। बो लेग पूजा एस, बो लेग क्या होती है बेटा, बहुत बुरा हाल है तेरा। अगर तुझे बो लेग नहीं पता तो अगले सालों में तुझे कितना पढ़ना है इसका अंदाजा लगा सकता है तू। राम योगी, वेरी गुड बेटा। बो लेग क्या होता है, वेरी गुड। पैर मुड़ जाते हैं बेटा, धनुष के जैसे पैर हो जाते हैं, उसे बो लेग कहते हैं। क्लियर। तो आपने कहा अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं बच्चे क्या, रूटीन केयर एट बर्थ। जो रूटीन केयर दी जाती है वो कैसे दी जाती है और कौन कौन सी केयर रूटीन केयर में काउंट होती है, वो सब चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं। इन दैट कंडीशन, सबसे पहले रूटीन केयर में मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कई बच्चों ने मुझसे पूछा भी था, सर हीट लॉस के बारे में समझा दीजिए, कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में बता दीजिए। तो अब मैं उन सब के बारे में बता रहा हूँ, वो चीज़ आप याद रखना। तो सबसे पहले 4 मेथड है हीट लॉस के, हीट लेने के और हीट देने के, दोनों के ही 4 मेथड होते हैं। हीट लेते भी उसी तरीके से हैं और हीट देते भी उसी तरीके से हैं। क्लियर बच्चे। तो इन दैट कंडीशन सबसे पहले ये देखो कि बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस के, ये है सरफेस। अगर बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस के तो हीट का लेना और देना कौन से मेथड से होगा, आंसर है कंडक्शन। कौन सा आंसर है, वो आंसर क्या है बच्चे, आंसर है कंडक्शन। तो सबसे ज्यादा, सबसे जो सबसे सरफेस पे टच होने की वजह से जो हीट लॉस होती है वो कौन सी होती है, या हीट मिलती है वो कौन सी होती है, कंडक्शन। कंडक्शन में एक चीज आपने नोट की, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है किसके साथ, सरफेस के साथ। क्लियर बच्चे। तो पहला तो मेरा क्लियर हुआ कंडक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इवेपोरेशन। सेकंड कौन सा, इवेपोरेशन में यहां देखो आपको बच्चा वेट, नमी दिखाई दे रही है। अगर बच्चा गीला है और बच्चे गीले होने की वजह से जो हीट लॉस होती है वो कौन से मेथड से होती है, आंसर इज इवेपोरेशन। आई होप सो इवेपोरेशन क्लियर हुआ। सरफेस को गीला रखने की, बच्चे को गीला रखने की वजह से जो हीट लॉस हो रहा है वो कौन से मेथड से हो रहा है, आंसर है इवेपोरेशन। अरे हाँ या ना, वेरी गुड। उसके बाद जब ठंडी हवा आ रही है और ठंडी हवा टकरा कर जा रही है तो ये जो हीट, जो हवा लेके जा रही है, ये कौन सी मेथड का हीट लॉस है, आंसर है कंडक्शन। ये जो टकरा कर जा रही है ये है, ये जो टकरा कर जा रही है ये है एयर, हवा। जब बच्चे से हवा टकरा कर जाए, या तो हीट ले जाए या हीट दे जाए, इस मेथड को कहते हैं कन्वेक्शन। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन हीट लॉस। समझ में आए भाई, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कन्वेक्शन हीट लॉस। और एक है लास्ट एंड फोर्थ वन इज रेडिएशन। इसमें कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। ये जो हीट लॉस है वो मोस्ट कॉमन हीट लॉस, सबसे ज्यादा होने वाली हीट लॉस कौन से मेथड से होती है, आंसर इज रेडिएशन। कौन सा है, आंसर इज, सबसे ज्यादा हीट लॉस किससे होती है, आंसर मैक्सिमम हीट लॉस इज अकर बाय रेडिएशन। ये आप सब पढ़ चुके हो फंडामेंटल में, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आता भी है तो, बिकॉज यहाँ पढ़ाया फंडामेंटल में, देखा है। ठीक है बच्चे। तो ये सब जो चीजें हैं, ये 4 तरीके से हीट ले भी सकते हैं और 4 तरीके से हीट दे भी सकते हैं। तो हीट लेने और देने के यही तरीके हैं। सबसे पहला कंडक्शन, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। कैसे हीट लॉस हो रहा है वो मैंने समझा दिया, कैसे बचा सकता हूँ हीट लॉस से वो मैं आगे समझा रहा हूँ। तो बच्चे ये जो चीज़ें हैं आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। इस टेबल को, जो टेबल मैंने आपके सामने बनाई है, और ये टेबल आपको ये बताएगी कि आप कैसे, कौन सी हीट लॉस से बचा सकते हैं। क्लियर। तो कौन सी हीट लॉस से, कौन सा हीट लॉस से, कौन सा मेथड से किस प्रकार बचा सकते हैं, वो सब इस टेबल में आपको दिखाया गया है। तो इन दैट कंडीशन सबसे पहला है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में मैंने शर्त लिखी थी कि बच्चा क्या होना चाहिए, वेट। बच्चा वेट होना चाहिए।
और वेट बच्चा जब होगा तो हीट लॉस का मेथड कौन सा होगा? आंसर है इवेपोरेशन। मेथड कैसा होगा? इवेपोरेशन। और उससे बच्चे को कैसे बचा सकते हैं? इमीडिएट आफ्टर बर्थ ड्राई, पैदा होते ही बच्चे को ड्राई। क्लियर है? बच्चे को पैदा होते ही सुखाने से कौन सा हीट लॉस नहीं होता है? आंसर इज इवेपोरेशन नहीं होता है। समझ आए? वेरी गुड। क्लियर बच्चे इतना पॉइंट? बहुत बढ़िया। तो इन दैट कंडीशन अगला मेथड है कंडक्शन। कौन सा है? कंडक्शन। कंडक्शन से हीट लॉस कैसे होगा? अगर बच्चा किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, अगर बच्चा किसी ऐसे सरफेस से टकराएगा जो ठंडा है, तो बच्चा उसे सरफेस को हीट देगा, और जब बच्चा उसे हीट देगा तो बच्चे में हीट लॉस होगा। क्लियर है? तो कंडक्शन तभी हो सकता है जब बच्चा कोल्ड सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में, जैसे वेट मशीन के इस कांटेक्ट में आना। कैसे बचा सकते हो? पुट द बेबी ऑन मदर एब्डमन, माँ बच्चे को माँ के एब्डमन पे रखना कौन सा हीट लॉस बचाएगा? और बच्चे को वार्म सरफेस पे रखना क्या बचाएगा? कंडक्शन। कभी भी बच्चे को ठंडी सरफेस पर मत रखना। हमेशा बच्चे को आप कहाँ रखना? वार्म सरफेस पे रखना। और जब वार्म सरफेस पे रखोगे उसका मतलब है कि बच्चे को कंडक्शन से हीट लॉस नहीं होगा। क्लियर बच्चे? तो इन दैट कंडीशन अगला है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में कोल्ड ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है झोंका। झोंका समझते हो? हवा का झोंका, वो सही। तो अगर ठंडी हवा का झोंका, समीर, ठंडी हवा का झोंका आपसे टकराएगा तो आपकी हीट ले जाएगा, और जब आपसे हीट ले जाएगा तो आपको ठंड लगेगी, और जब आपको ठंड लगेगी तो आपको हाइपोथर्मिया होगा। इसलिए जब आपकी बॉडी से ठंडी हवा टकराती है तो कौन से मेथड से हीट लॉस होता है? आंसर है कन्वेक्शन। तो और ये जो कन्वेक्शन है, उस कन्वेक्शन से बचाने के लिए आपको जो हवा है उसे गर्म रखना है, और डिलीवरी रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री या उससे ज़्यादा रखना। समझ आ रहा है बच्चे? तो 25 डिग्री या उससे ज़्यादा रखना है। क्या? 25 डिग्री या उससे ज़्यादा रखना है डिलीवरी रूम का टेम्परेचर। ठंडी हवा का एटमॉस्फेयर मत रखना, नहीं तो कन्वेक्शन से हीट लॉस हो जाएगा। तो कन्वेक्शन से हीट लॉस बचाने के लिए क्या करना है? ठंडी हवा को गर्म करना है, यानी हवा गर्म रखना है, और उस रूम का टेम्परेचर कम से कम 25 डिग्री या उससे ज़्यादा होना चाहिए। चलिए बच्चे, तो इन दैट अगला है रेडिएशन। अगर बच्चे के आसपास कोई भी सरफेस ठंडी है, कोई सरफेस, चाहे मेटल सरफेस हो चाहे दीवार हो, अगर बच्चे के आसपास कोई भी सरफेस ठंडी है तो बच्चा उस सरफेस को हीट देता है। कौन से मेथड से? रेडिएशन। मैंने आसपास कहा है, कांटेक्ट में नहीं कहा। कांटेक्ट में बोलता तो कंडक्शन होता। बच्चा जहाँ लेटा है, सब बोलते रहो ये चाइल्ड है, तो ये जो सरफेस है ये सरफेस ठंडी है, तो बच्चा इसे हीट देगा। कौन से मेथड से? रेडिएशन मेथड से। तो आपने कहा हम इससे कैसे बचा सकते हैं? कीप द रूम वार्म। उस रूम में जहाँ बच्चा है वहाँ कोई भी सरफेस ठंडी नहीं होनी चाहिए, ना दीवार ठंडी होनी चाहिए, ना कोई आसपास मेटल रखी है वो ठंडी होनी चाहिए, सारी चीज़ें गर्म रहनी चाहिए। दैट इज़ द मेन थिंग और कंडीशन विच वन नाम है रेडिएशन हीट लॉस। तो टोटल मैंने आपको जितने भी बताए हैं, किसी बुक में 24 है सब्जेक्ट, क्या है 24 महेंद्र मीना? क्लियर बच्चे? तो ये जो कंडीशन है ये आपको समझ लेना है कि रेडिएशन से जो हीट लॉस बचाना है वो कीप द रूम वार्म। बच्चे के जिस रूम में रख रहे हो उस रूम के टेम्परेचर को गर्म रखना होगा। क्लियर? ये 4 तरीके से हीट लॉस कैसे होता है मैंने वो बताया, कैसे मैं रोक सकता हूँ मैंने ये बताया। अभी भी आपको समझ आ गया होगा। वैलेंट को नहीं आया, अगला पंचवर्षीय योजना में साथ लेना है। ठीक है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन ये मेथड है हीट लॉस के, ये तरीका है हीट लॉस का, और ये बचाव है हीट लॉस।
ये बच्चे, सो इन दैट कंडीशन आपने कहा ये सब चीज़ें हैं आपको याद रखनी हैं। क्लियर? ये है हीट के बारे में। आपने कहा जर्नल प्रिंसिपल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न। जर्नल प्रिंसिपल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न, कीप द बेबी क्लॉथ और रिकवर्ड एज मच एज पॉसिबल। कैसे बच्चे के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं वो आप जरा ध्यान से रखना कि अगर कीप द बेबी क्लॉथ और कवर्ड एज मच एज पॉसिबल ऑल द टाइम, बच्चे को अच्छे कपड़ों से कवर रखना इंक्लूडिंग ड्यूरिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर के टाइम पे भी आप इस बच्चे को कवर रखना, और कवर नहीं रख सकते तो प्रोसीजर को रेडिएंट वार्मर में करना। बच्चे को रेडिएंट वार्मर में रखकर आप क्या करना, प्रोसीजर करना, जिससे हीट लॉस ना हो। क्लॉथ द बेबी एंड कवर द हेड। मैंने सबसे पहले बताया था कुछ कवर हो ना हो, हेड कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हीट लॉस हेड होता है। बच्चे के कौन से बॉडी पार्ट से सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है? आंसर है हेड से। इसलिए हेड को कवर करना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। क्लियर बच्चे? रैप द बेबी इन सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ कवर विद ब्लैंकेट। बच्चे को हमेशा ड्राई कपड़े में, गर्म कपड़े में ही लपेटना। अगर आप ठंडे कपड़े में लपेटोगे तो हीट लॉस हो जाएगा। तो ये कुछ जर्नल प्रिंसिपल हैं जो आपको याद रखने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कैसे? तो जितना बच्चे को कवर रख सको अच्छा है। बच्चे को प्रोसीजर के टाइम पर भी हीट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। नहीं कर पा रहे तो रेडिएंट वार्मर में रखकर प्रोसीजर करना चाहिए। हेड को कवर करना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, कैप लगाना है, और बच्चे को किसी भी सूखे कपड़े में लपेट कर रखना होता है। अरे हाँ है ना बच्चे? नेक्स्ट कंडीशन, अनकवर ओनली पार्ट द बॉडी दैट नीड टू ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट। मैंने पहले ही कहा था जिस पार्ट को देख रहे हो या जिस पार्ट की ट्रीटमेंट में आवश्यकता है, सिर्फ उसी पार्ट को कवर अनकवर्ड रखना, बाकी सारे पार्ट को कवर करके रखना। ऐसा नहीं पूरी बॉडी खोल दो एक आईएम लगाने के लिए, और पूरी बॉडी खोलने के बाद आईएम की सिरिंज में आप है ना मेडिसिन भर रहे हो, तब तक बच्चा निबट जाएगा। इसलिए बच्चे को उतना ही पार्ट एक्सपोज करना जितना कि मुझे प्रोसीजर के लिए आवश्यक है। समझ आ रहा है बच्चे? देन केयर फॉर ए सिक और स्मॉल बेबी इन वार्म रूम नॉट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने पहले ही कहा था कि बच्चे को गर्म एटमॉस्फेयर में रखना, ठंडी हवा का झोंका नहीं चाहिए, और रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। डू नॉट प्लेस बे, बच्चे को किसी कोल्ड सरफेस के पास भी मत रखना। पास मत रखना, नहीं तो क्या हो जाएगा, रेडिएशन से हीट लॉस। विंडो के पास भी मत रखना। ठीक है बच्चे? तो इसलिए बेटर है बच्चे को कहाँ रखना, रेडिएंट वार्मर या इंक्यूबेटर। बच्चे को कहाँ रखना है, रेडिएंट वार्मर या इंक्यूबेटर में रखा जाता है। जिन्होंने इसको देखा है बहुत खुशी की बात है, इन दो को जिन्होंने नहीं देखा है उसको अब देख लेते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज इंक्यूबेटर। ये है इंक्यूबेटर, ये जिसमें बच्चे को गर्म करने के लिए रखा गया है, ये इंक्यूबेटर है। ठीक है बच्चे? इंक्यूबेटर के बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज द रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर में हीट कैसे मिलती है? आंसर रेडिएशन। इंक्यूबेटर में हीट कैसे मिलती है? आंसर कन्वेक्शन। ये बच्चे, तो ये जो चीज है आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से मेथड से किस में हीट लॉस मिलती है। तो कन्वेक्शन से मिलती है इंक्यूबेटर में, और रेडिएशन से मिलती है रेडिएंट वार्मर में। ये बच्चे, तो इन दैट कंडीशन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों जो डिवाइस हैं इट हेल्प टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया। ये बच्चे में हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करती हैं। समझ आ रहा है बच्चे? गुड। सो इन दैट कंडीशन अभी मैं हाइपोथर्मिया से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट कंडीशन इज डू नॉट प्लेस बेबी डायरेक्टली ऑन द कोल्ड सरफेस। मैं पहले ही कह चुका हूँ बच्चे को कोल्ड सरफेस पे डायरेक्टली मत रखना, नहीं तो कौन सा हीट लॉस हो जाएगा? आंसर इज कंडक्शन।
कौन सा हीट लॉस हो जाएगा? कंडक्शन। देन आप अगर बच्चे को टच करना चाहते हो, आप अपने हाथों को पहले गर्म कर लेना। अगर ठंडे हाथ बच्चे से लगाओगे तो टेम्परेचर का लॉस होगा, हीट का लॉस होगा। कौन से मेथड से? आंसर कंडक्शन। हाथ गर्म करने का तरीका ये नहीं है कि हाथों को आग में दे दो। हाथ गर्म करते हैं रबिंग के द्वारा, ऐसे करके आप हाथों को गर्म कर सकते हो, दैट इज नॉर्मल। समझ में आ रहा है बच्चे? सो इन दैट कंडीशन ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में रखनी है। कभी ना तो ठंडी सरफेस के पास रखना है, ना ठंडी सरफेस के ऊपर रखना है। ठंडी सरफेस के पास रखोगे तो रेडिएशन हो जाएगा, ठंडी सरफेस के ऊपर रखोगे तो कंडक्शन हो जाएगा। बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है बच्चे? गुड। कीप द बेबी वार्म ड्यूरिंग ट्रांसफर। अगर बच्चे को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफर करना है, या बच्चे को वार्ड से लैब में ले जाना है, या बच्चे को हॉस्पिटल से घर ले जाना है, कहीं भी क्या पड़ रहा हो, आपको बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ रहा हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ट्रांसपोर्टेशन के समय बच्चा गर्म रहना चाहिए। चाइल्ड शुड बी वार्म। ऐसा ना हो ट्रांसपोर्टेशन के समय ही निबट जाए, क्योंकि पता नहीं चलता, हाइपोथर्मिया साइलेंट किलर होता है, बहुत जल्दी बच्चों को ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इन दैट कंडीशन रबिंग इज नॉट डन इन्फेंट। इन्फेंट में रबिंग कौन कर रहा है? ऑन पर्सन। ये तो अपने हाथ को रबिंग करने को बोला था, बच्चे को रगड़ेगा क्या तू भाई? सो इन दैट कंडीशन वी नॉन एज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वार्म। तो बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन भी करना है तो वार्म करना बड़ा जरूरी है, और बेटर है कि आप उसे कैसे ले जाओ? स्किन टू स्किन कांटेक्ट, यानी कल भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर यानी इस तरीके से आप लेके जाओगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, तो बच्चे को टेम्परेचर लॉस होने का चांस बहुत कम हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा। आई होप सो इतना समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपने कहा कंगारू मदर केयर, मैंने पहले ही आपको बताया था, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द कंगारू मदर केयर। ये मैंने कहा था हेड कवर होना जरूर, कल भी बताया था मैंने। तो हेड पर कैप पहना रखा है बच्चे को, ये कंगारू बैग कहते हैं इसे, कंगारू बैग। इसमें बच्चे को रख सकते हैं और ऐसे ही बच्चे को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब माँ ऐसी तो नहीं जाएगी, ऐसे ही माँ जा सकती है ट्रांसपोर्ट करते समय, यानी तो रास्ते में सब माँ को देखेंगे ऐसे जाएगी तो द बेटर शुड बी, मदर शुड ऑलवेज बी प्रॉपर क्लॉथ्ड, और बच्चे को कवर करके ले जाना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपने कहा हम बच्चे को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि बच्चे को टेम्परेचर लॉस ना हो जाए। बी मीना, हाइपरटेंशन भी साइलेंट किलर है माई सर जी। हाँ बेटा बी मीना जी बिल्कुल है, तुम्हारे अंदर हाइपरटेंशन है, एडल्ट के अंदर हाइपरटेंशन है, और बच्चों के अंदर हाइपोथर्मिया है, ठीक है बच्चे? सो इन दैट कंडीशन आपने कहा कि ये सब चीज़ें हम जो कर रहे हैं वो मेरी पहली प्रायोरिटी थी, मेरी पहला प्रायोरिटी है कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले मेंटेनेंस बॉडी टेम्परेचर, मैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझ में आई बच्चे? तो इन दैट कंडीशन नेक्स्ट वन, एंश्योर वार्मथ ड्यूरिंग प्रोसीजर। बच्चे को प्रोसीजर के समय भी आपको गर्म रखना है। और एक बात सुन लो, प्रोसीजर अच्छा है कि आप बच्चे को रेडिएंट वार्मर में रखकर प्रोसीजर करें, चलिए बच्चे? तो इन दैट कंडीशन जो रेडिएंट वार्मर है इसे ओपन केयर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओपन केयर सिस्टम, खुला हुआ रहता है। आप इसमें बच्चे को रखकर प्रोसीजर आराम से कर सकते हो, कोई रुकावट वाली बात नहीं आएगी। चेंज नैपकिन व्हेनेवर, देखा है, ऐसा मत करना कि बच्चा रात भर गीले नैपकिन में रहे, और बच्चा रात भर गीले नैपकिन में रहेगा तो उसको हाइपोथर्मिया या टेम्परेचर कम हो जाएगा, या टेम्परेचर उसका गिर जाएगा। इफ एनीथिंग वेट इज अप्लाइड टू स्किन, इफ एनीथिंग वेट अप्लाइड टू स्किन, मॉइस्चर गोज, एंश्योर द बेबी इज वार्म। अगर बच्चा कोई भी गीली सरफेस से बच्चा टच हो रहा है, एंश्योर द बेबी इज वार्म, बच्चे को गर्म रखना है। अवॉइड बाथिंग, वेरी इंपॉर्टेंट,
कई बार क्वेश्चन आता है, फिर बता देता हूँ। सब कुछ नॉर्मल फाइंडिंग हो, नॉर्मल फाइंडिंग हो, सब कुछ वेट टेम्परेचर सब कुछ नॉर्मल हो, तो आफ्टर 24 आवर यू कैन गिव बाथ, बच्चे को निला सकते हैं। और अगर टेम्परेचर स्टेबल नहीं है तो जब तक नहीं निलाएंगे जब तक कि बच्चे का टेम्परेचर स्टेबल ना हो जाए, चाहे 6 दिन लग जाए चाहे 7 दिन लग जाए, बारात में नहीं जाना उसको, वो आराम से रह सकता है। तो जब तक कि बच्चे का टेम्परेचर स्टेबल ना हो, वेट नॉर्मल ना हो, हम बच्चे को नहीं निलाते, हम वेट कर लेते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर आप बच्चे को 24 घंटे बाद निला सकते हो, सेकेंड डे ऑफ लाइफ, पहले दिन के बाद। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन यू शुड बी रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग कि टेम्परेचर रेगुलेट करने के मैं बहुत सारे तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि हाइपोथर्मिया बहुत जल्दी बच्चों को मार देता है, इसलिए आपको समझ में आना जरूरी है। अब बार बार हाइपोथर्मिया है तो कोई पूछे नॉर्मल कितना होता है, 35.5 से 36.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर। अब इससे कम लेस देन 35 पॉइंट सॉरी, दैट इज नॉट द आंसर। आपको तो एक्चुअल में जो आंसर है वो कितना होना चाहिए बच्चे, रेंज क्या है टेम्परेचर की, 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल रेंज, ठीक है बच्चे। अब लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज गोज टू द हाइपोथर्मिया। और अगर सीवियर है लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस, दैट इज सीवियर हाइपोथर्मिया। क्लियर बच्चे? तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है, क्लियर है? तो इन दैट कंडीशन यू शुड बी मेमोराइज कितना होता है टेम्परेचर, कितना होता है टेम्परेचर, ठीक है बच्चे? तो हर टेम्परेचर को गिरने मत देना, जो भी बच्चे को आपको केयर देनी है शुड बी प्रोवाइड, ठीक है? नेक्स्ट है बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग। अगला हमें मैं आधी बात बता चुके हैं, फिर मैं बता देता हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हमने कल ही बात की थी, आज ही बात की है। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द चाइल्ड। पहले 6 महीने के लिए तो माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है, आप भी जानते हो। बच्चे की सारी ज़रूरतें पूरी करता है जो मदर मिल्क होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी है, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से होना चाहिए जिससे कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो सके, क्लियर है? अगर नॉर्मल लेबर से पैदा हुआ है, अभी बताया था विद इन 30 मिनट स्टार्ट कर देनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग, क्लियर बताएं? और उसके बाद दैट ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अब एक वर्ड है लैचमेंट और अटैचमेंट। आपसे एग्जाम में पूछे कि सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग, आंसर इज लैचमेंट। जब तक बच्चा जुड़ेगा नहीं ब्रेस्ट से तब तक अच्छी फीडिंग नहीं कर सकता। तो अच्छी फीडिंग करने के लिए बच्चे का ब्रेस्ट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो कोई पूछे आपसे सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक बच्चे को कितना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लैचमेंट अर्थात अटैचमेंट। कल भी मैंने आपको अटैचमेंट के 4 साइन बताए थे जो मैंने आपको कल डिस्कस भी किया था नाइट में। चलो एक बार वापस से देख लेते हैं कि बच्चे का जो करेक्ट लैचमेंट है या अटैचमेंट है वो क्या होना चाहिए, ठीक है बच्चे? देखो ये जो चिन है ये टच होनी चाहिए, ये माँ का ब्रेस्ट है और ये बच्चे की खोपड़ी है, ठीक है? तो ये जो चिन है, ये चिन जो है वो बच्चे की टच होनी चाहिए माँ के ब्रेस्ट से। पहला तो ये चिन इज ऑन योर ब्रेस्ट द बॉटम ऑफ एरियोला रिंग, एरियोला रिंग के नीचे बच्चे की चिन टच होनी चाहिए, क्लियर है? जो माउथ है ये वाइडली ओपन होना चाहिए। माउथ जो है वो जो वो क्या है, दैट इज द वाइड ओपन होना चाहिए। नाक जो है वो फ्री होनी चाहिए, सांस कैसे लेगा? और जो एरियोला है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये देखो दिख रहा है एरियोला, और नीचे कोई एरियोला दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर एरियोला दिखाई दे रहा है।
जबकि नीचे एरियोला दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज द एरियोला एंड दैट इज नो एरियोला डाउनवर्ड। तो 4 साइन हैं जो आपको याद रखने हैं, जो अब मैंने कल भी बताए थे। तो इन दैट कंडीशन के चिन टच होनी चाहिए, माउथ वाइड ओपन होना चाहिए, लोअर लिप बाहर निकला होना चाहिए और ज्यादा एरियोला ऊपर दिखाई देना चाहिए कंपेयर टू डाउनवर्ड। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ, या हम कह सकते हैं साइन ऑफ करेक्ट अटैचमेंट। क्लियर है बच्चे? गुड। तो दैट इज द कंडीशन। सर आपने कहा है कि ना किसी को जवाब मालूम हो तो आंसर दे सकता हूं। हाँ बिल्कुल दे सकता है राहुल बेटा, दे आराम से दे, ठीक है। ओके, अगला है स्किन केयर एंड बेबी बाथ। मैंने आपसे पहले ही कहा था बेबी बाथ अभी बताया, जब तक नहीं नहलाएंगे जब तक के बच्चे का वेट और टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा, चाहे कितना भी वेट करो। और स्टार्टिंग में जो नहलाना है वो बच्चे को स्टार्टिंग टब बाथ से मत कर देना, टब बाथ इज नॉट बी अलाउड, टब बाथ अलाउ नहीं होती इमीडिएट, ठीक है। आप बच्चे को स्टार्टिंग में नहला रहे हो तो यू कैन टेक स्पंज बाथ, स्टार्टिंग में स्पंज बाथ ले सकते हो। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में 4 घंटे या 6 घंटे, फास्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन 4 घंटे, कैसी बातें कर रहा है तू, घंटे में होती है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, क्या बच्चे। चल ठीक है, तो इन दैट कंडीशन आपने कहा टब बाथ हमें अलाउ नहीं है, वी कैन ओनली प्रोवाइड द स्पंज बाथ इन स्टार्टिंग। स्किन केयर, जो भी स्किन में प्रॉब्लम है आपको रब नहीं करना है, वर्निश कैसियोसा को छोड़ के रखना है जब तक कि वो अपने आप ना चला जाए, ठीक है बच्चे। इन दैट कंडीशन अब अम्बिलिकल कॉर्ड की जो केयर है उसमें स्टम में आपको कैसे करना। सबसे पहले तो आप अच्छे से जानते हो अम्बिलिकल कॉर्ड को थोड़ा वेट करना 1 to 3 मिनट, 1 to 3 मिनट में अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करना होता है, ठीक है, एंड देन उसे कट करना होता है। पहली चीज देखो, अर्ली जल्दी मत काट देना, अर्ली अगर क्लैंप कर दिया तो बच्चे को एनीमिया हो जाएगा, और अगर आपने लेट किया है तो बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा। दोबारा सुन लो, अगर आपने अम्बिलिकल कॉर्ड को जल्दी क्लैंप करके कोट कर दिया तो फिर इसको एनीमिया होने के चांस है, और अगर आपने लेट कर दिया और आपने लेट किया तो बच्चे को जॉन्डिस होने के चांस ज़्यादा है। चलिए बच्चे, तो इन दैट कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि अम्बिलिकल कॉर्ड को कब क्लैंप करना है और कब इसे कट करना है। आप जब कट करते हो या आप अम्बिलिकल कॉर्ड को जो कट करते हैं वो देखो, हमने 2 क्लैंप लगाए, एक क्लैंप ये रहा फर्स्ट क्लैंप, और सेकंड क्लैंप ये रहा, और बीच में से हमने कट किया है अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर है? तो 2 क्लैंप के बीच में से अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप कर देते हैं, उसके बीच में से काट देते हैं। काटने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के बाद जो बचता है उसे स्टम कहते हैं, और जो स्टम है वो 2 to 5 सेंटीमीटर हो सकता है। स्टम का साइज कितना हो सकता है? 2 to 5 सेंटीमीटर। आपने देखा कि इन दोनों के बीच में जो आप काट रहे हो ये है एक लाइगेशन फर्स्ट और लाइगेशन सेकंड। ये पहले जमाने में धागा है वैसे बांध रखा है और बीच में से हमने कट किया है, दैट इज द राइट मेथड टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड। या तो क्लैंप लगाओ और या फिर आप इस बच्चे को आप इसमें लाइगेशन कर सकते हैं एज यू विश। तो स्टम्प है वो काटने के बाद कितना बचता है? आंसर 2 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन मन में ये आता है कि सर अम्बिलिकल कॉर्ड को, ये अम्बिलिकल कॉर्ड की जो हीलिंग प्रोसेस है उसको दिखाया गया है। ये क्या है बच्चे? हीलिंग प्रोसेस। काटने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड धीरे धीरे इस प्रकार ठीक होता है जो आपको सामने डायग्राम में दिख रहा है। आपने कहा सर टोटल कितना समय लगता है अम्बिलिकल कॉर्ड को हील होने में या फिर उसको फॉल ऑफ होने में? इसको जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा बच्चे? दैट इज फॉर द 5 to 10 डेज। कितना लगेगा? 5 to 10 डेज। कोई पूछे कि अम्बिलिकल कॉर्ड को, स्टम्प को गिरने में कितना समय लगेगा, तो 5 से 10 दिन में अम्बिलिकल कॉर्ड टूट कर गिर जाता है, जो आपको याद है, ठीक है। यहाँ सबके अलग आंसर है, सभी ज्ञानी है। मंगला, मंगेश कुमार हाथ मारे, 6 से 7 दिन में नहीं होता बच्चे।
नैना धाकर 7 दिन, सविता सेन 5-7 दिन, बहुत बढ़िया। प्रतिभा 5 से 8 दिन, बहुत बढ़िया। एक नया आंसर और दो, क्योंकि तुम सब किताब के राइटर ही तो हो। सबके अपने अपने आंसर दो बेटा। वेरी गुड। सुरेश नया लाया है, 9 दिन, एक्सीलेंट। सो इन दैट कंडीशन वी डिस्कस अबाउट द 5 to 10 डेज में गिर जाता है अम्बिलिकल कोर्ड स्टम्प। बात है कि सर ये कितने से गिरता है, आंसर किस प्रोसेस से गिरता है, तो आप टिक करना ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन यानी कि सूख कर गिरता है, इसे प्रोसेस का नाम दिया है ड्राई गैंग्रीन। और ड्राई गैंग्रीन जो है वो प्रोसेस कहलाता है अम्बिलिकल कोर्ड के गिरने का। कोई पूछे कितने दिन में गिरता है, 5 to 10 डेज लगते हैं, और कोई पूछे कि किस प्रोसेस से गिरता है, तो आंसर है ड्राई गैंग्रीन। कौन सा प्रोसेस बच्चे? ड्राई गैंग्रीन। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट कंडीशन इज, अगला हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन यानी क्लीन चेन। हम सबको पता है कि क्लीन, हाइजीन और स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द लेबर। बच्चे को इनिशियली जो आपने चीज़ें, जो भी केयर दे रहे हो वो सारी स्टेराइल होनी चाहिए। आपने 5 क्लीन तो पढ़े होंगे अभी तक। जो 5 क्लीन्स हैं, अभी उसको WHO ने 6 क्लीन्स बना दिया है। जो 6 क्लीन्स हैं वो कौन सी हैं 6 क्लीन्स, तो वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 6 क्लीन्स कौन सी हैं? सबसे पहले क्लीन है, 6 क्लीन्स बना दिया है। जो 6 क्लीन्स हैं वो कौन सी हैं 6 क्लीन्स, तो वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 6 क्लीन्स कौन सी हैं? सबसे पहले क्लीन हैंड्स। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ क्या करोगे ऐसा कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। व्हाट्स वी शुड डू दैट वी मिनिमाइज द चांस ऑफ इन्फेक्शन। हम बच्चे में इन्फेक्शन के चांस को कम कर सकें, ऐसा हम क्या करेंगे? ठीक है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन क्लीन हैंड होना बड़ा जरूरी है। क्लीन मदर यानी कि जो सरफेस है जहां बच्चे को रख रहे हो वो क्लीन डिलीवरी सरफेस, ठीक है। क्लीन कोड कटिंग, जिससे कोड काट रहे हो वो क्लीन होना चाहिए। क्लीन कोड लाइन टाइम, जिससे बच्चे को बांध रहे हो कोड को, वो। और क्लीन कोड केयर, दैट इज 6 क्लीन आर प्रेजेंट, that the 6 clean are present. Never use anything on the umbilical cord. अम्बिलिकल कोड पर कोई भी चीज अप्लाई नहीं करनी जब तक कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे। यू आर नॉट अलाउड टू टच द ओपनिंग ऑफ अम्बिलिकल कोड स्टम्प। नेवर कवर द अम्बिलिकल कोड स्टम्प विद एनी क्लॉथ। हवा में खुला छोड़ना है, जितना ज्यादा खुला रहेगा उतना जल्दी सूखेगा। कुछ बातें हैं जो आपको समझानी है माता जी को। हाथ नहीं लगाना कटे हुए भाग से। कुछ क्रीम पाउडर फेयर एंड लवली कुछ नहीं लगाना बच्चे के अम्बिलिकल कोड स्टम्प तो होने से रहे तो 5 रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत पुअर होती है। आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। गुड। आपने कहा अगला इम्यूनाइजेशन है। इसके बारे में पहले भी बातें हो चुकी हैं, फिर वही बातें। रूटीन केयर में आता है इम्यूनाइजेशन, और इम्यूनाइजेशन में वी शुड फॉलो द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और इसमें जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मैं मना कर चुका हूँ, MMR अब नहीं है। दैट इज द MR एंड दैट इज गिवन ऑन द 9 मंथ। हाँ या ना? पहला डोज 9 मंथ पे लगाते हैं, इसका सेकंड डोज लगता है 12 महीने पर। तो आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है बच्चे? तो ये सो जो MR जो अब है MMR की जगह MR लगता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हमने सारी वैक्सीन के बारे में पढ़ा था, कोल्ड चेन के बारे में पढ़ा था, नाइट में हुआ था वो लेक्चर, याद हो आपको?
वेट को रिकॉर्ड करना नहीं, वेट का मेजरमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चे के वेट को मेजर करने के तरीके मैंने आपको बताए थे, याद करो मेरी लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें मैंने बताया था। वेट मशीन एक हार्ड सरफेस पर रखी होनी चाहिए, वेट मशीन के ऊपर कोई कपड़ा लगा होना चाहिए, बच्चे को डायरेक्ट वेट मशीन के ऊपर नहीं रखते, नहीं तो कंडक्शन से हीट लॉस हो जाता है, याद है। वेट मशीन को यूज करने से पहले एक बार दबा के चेक करते हैं कि 0 कैलिबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल वेट मैंने अभी बताया है, वेरी लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट और एक्सट्रीम लो बर्थ वेट सब बताए हैं। तो जो भी आप करने जा रहे हो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड कर लेना और बच्चे के वेट को देखना एज के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। चलिए बच्चे, बरकत अली यहाँ से टॉवल क्लीन लिया, नैपकिन भी क्लीन, 8 हो गए, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बेबी, मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन जब कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन आपको कहाँ ध्यान में रखना है। देखो, एक तो करना पड़ता है वार्ड टू वार्ड, एक करना पड़ता है वार्ड टू लैब, कई बार एक बार करना पड़ता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, रेफर करना पड़ता है। तो फिर करना पड़ता है कई बार होम टू हॉस्पिटल। इस सारे समय में ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब भी बच्चे को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट करते समय बच्चे को वार्म रखना जिम्मेदारी है एक नर्स की, और माँ को समझा देना है कैसे गर्म रखना है। और इसका बेस्ट तो वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, स्किन टू स्किन केयर, स्किन टू स्किन केयर। चलिए बच्चे, एम आर में एम राहुल कुमार, एम स्टैंड फॉर मीजल्स, ठीक है बच्चे। सलमा जोइया, क्या कंफर्म करना है आपको? हाइपोथर्मिया कितने दिन? वाह अर्चना, कितने दिन मतलब हाइपोथर्मिया? हाइपोथर्मिया क्या मोबाइल का क्रेडिट कार्ड है? 30 दिन की वैलिडिटी से आएगा। चल ठीक है। इन दैट कंडीशन आपने कहा वार्ड टू वार्ड, वार्ड टू लैब, जब भी आप ट्रांसफर कर रहे हो वो सब जो है वो क्या है, दैट इज द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रखना है जिससे को बच्चे को हाइपोथर्मिया ना हो जाए, ठीक है बच्चे। सो इन दैट कंडीशन, नेक्स्ट वन डिस्चार्ज, बच्चे को डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज के बाद आप सारी चीज़ें समझा देना, घर पर होम केयर कैसे देनी है, होम केयर कैसे देनी है, और बच्चे को फॉलोअप के लिए अगर बुलाना है तो क्या इसका शेड्यूल है, फॉलोअप के बारे में समझा देना, जो भी शेड्यूल है, होम केयर के बारे में समझा देना, जो भी शेड्यूल है। तो वो सब चीज़ें बीसीजी कब तक दे सकते हैं प्लीज़? आकांक्षा, बीसीजी 1 साल तक दे सकते हैं प्लीज़, आंसर बता दिया मैंने। एक और प्लीज़, प्रोग्राम भी पढ़ाओगे क्या? नहीं, प्रोग्राम नहीं पढ़ाऊंगा बच्चे, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन जो होम केयर है उसके बारे में समझा देना है, डिस्चार्ज फॉलोअप के बारे में समझा देना है, डिस्चार्ज के बारे में जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको एज ए डिस्चार्ज समझा देना है माता जी को जब बच्चा विदा हो रहा हो कहाँ से, हॉस्पिटल से, सर ठीक है, गुड। डेंजर साइन, बच्चे में जो डेंजर साइन है वो कौन कौन से होते हैं और किन का हमें ख्याल रखना है स्पेशली। अगर ये डेंजर साइन प्रेजेंट है, अगर ये डेंजर साइन प्रेजेंट है देन डू नॉट डिस्चार्ज, फिर बच्चे को डिस्चार्ज मत कर देना, नहीं तो घर पे निबट जाएगा वो। अगर ये डेंजर साइन प्रेजेंट है, यू शुड नेवर डिस्चार्ज द चाइल्ड इन दिस डेंजर साइन। जेंडर जो भी डेंजर साइन है उसमें बच्चे को डिस्चार्ज मत कर देना अगर ये डेंजर साइन, जैसे कि ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड, अगर बच्चे को किसी भी साइड से ब्लीडिंग हो रही है, यू शुड नेवर बी डिस्चार्ज द चाइल्ड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। एप्रीहेंड, बच्चे को जॉइंडिस है विद इन 24 घंटे, ये पैथोलॉजिकल जॉइंडिस है तो इसमें डिस्चार्ज नहीं होता, इसमें फोटोथेरेपी या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है, क्लियर है। फेलियर टू पास मेकोनियम, बच्चा 24 घंटे हो गए मेकोनियम पास नहीं कर रहा, डू नॉट डिस्चार्ज, हो सकता है स्प्रंग डिजीज हो। परसिस्टेंट वॉमिटिंग, बच्चा बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, इस केस में भी बच्चे को हो सकता है ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला हो या कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए ये बच्चा डिस्चार्ज नहीं होगा। इन केसेस में हम बच्चे को डिस्चार्ज नहीं करते जब तक के
MMR में मम्स को हटाया है आकांक्षा। जब तक के हम कंडीशन ये नहीं देख लेते, ये अगर डेंजर साइन प्रेजेंट है तो यू शुड नेवर बी अलाउ द चाइल्ड फॉर डिस्चार्ज। ब्लीडिंग होना, जॉइंटिस होना, मेकोनियम पास नहीं कर रहा, परसिस्टेंट वॉमिटिंग कर रहा है, इस केस में आप बच्चे को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। पुअर फीडिंग, दूध ढंग से नहीं पी रहा, नेवर डिस्चार्ज। अनड्यू लिथार्जी, बच्चा पूरे दिन लिथार्जिक रहता है, नेवर डिस्चार्ज। एक्सेसिव क्राइंग, पूरे दिन रोता रहता है, नेवर डिस्चार्ज। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, बच्चे के मुंह से सलाइवा आ रही है, ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, नेवर डिस्चार्ज। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम है और साइनस हो रहा है, नेवर डिस्चार्ज। अगर इन्हीं चीजों में डिस्चार्ज करोगे तो फिर एडमिट कब करोगे? तो इन केस में ये याद रखना है कि आपको डिस्चार्ज नहीं करना है। क्लियर बच्चे? तो जो डिस्चार्ज नहीं करना, वापस से बता रहा हूँ, ब्लीडिंग हो रही हो तो मत करना, जॉइंटिस पैथोलॉजिकल हो तो मत करना, मेकोनियम 24 घंटे हो गए नहीं पास किया तो डिस्चार्ज नहीं होगा, लगातार वॉमिटिंग कर रहा है तो भी डिस्चार्ज नहीं है, फीडिंग पुअर है नो डिस्चार्ज, लेथार्जी और क्राइंग एक्सिस है तो भी नो डिस्चार्ज, ड्रूलिंग हो रही है सलाइवा की, नो डिस्चार्ज, साइनोसिस प्रेजेंट है, नो डिस्चार्ज। आई होप सो अब तो समझ में आ गया होगा। क्लियर? देन सडन, आपने कहा सडन राइज और फॉल टेम्परेचर, अगर बच्चे का टेम्परेचर अचानक से बढ़ रहा है या अचानक से कम हो रहा है तो भी आप डिस्चार्ज नहीं करोगे। सीजर आते हैं तो भी अभी डिस्चार्ज नहीं करना। और सुपरफिशियल कंजक्टाइटिस है, पॉस्ट्यूल्स है, अम्बलाइकल कोड में सेप्सिस है तो भी नो डिस्चार्ज, उस समय डिस्चार्ज नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर डेंजर साइन प्रेजेंट हो तो फिर आप ये डिस्चार्ज मत करना। क्लियर बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आप सबको ये याद रखना है, रेफर करना इज नॉट द पार्ट ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज अलग पार्ट है, रेफर अलग पार्ट है। आपको रेफर करना पड़ सकता है, डिस्चार्ज करने की जरूरत अभी नहीं है जब तक कि डेंजर साइन पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हो जाते। सबसे पहले आप रिजॉल्व करो डेंजर साइन को, देन यू शुड गो फॉर द डिस्चार्ज। क्लियर बच्चों? गुड। डूज और डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बात आप अच्छे से देख लेना। हाई रिस्क केसेस शुड बी आइडेंटिफाइड। अगर माँ हाई रिस्क है तो ऐसे माँ को आप पहले ही पहचान इंकित कर लो कि ये हाई रिस्क मदर है और इसके बेबी को भी हाई रिस्क है डेथ होने का, तो उनकी लेबर में थोड़ा प्रिकॉशन नॉर्मल से ज़्यादा लिया जाता है। तो सबसे पहले आप हाई रिस्क मदर को पहचान लो कि किस मदर की डिलीवरी हाई रिस्क जोन में जा रही है। क्लियर है? ये सब आपको करना है। कीप द बेबी ड्राई, मैंने पहले ही कहा था बच्चे को हमेशा सूखा रखना है, गीला मत रखना, नहीं तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। किस मेथड से? इवेपोरेशन। किससे हो जाएगा? इवेपोरेशन। रश्मि साउथ तू निकल ले बेटा, ठीक है। देन लुक फॉर नंबर एंड प्लेसमेंट ऑफ अम्बलाइकल वेसल। आपने कहा कि जैसे ही अम्बलाइकल को काट दिया, नर्स को ये देखना है कि इसमें अम्बलाइकल वेन कितनी है और अम्बलाइकल आर्टरी कितनी है। तो 2 अम्बलाइकल आर्टरी, 1 अम्बलाइकल वेन, ये होना चाहिए। क्लियर बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि ये कितनी नंबर है और क्या प्लेसमेंट है, ये आपको जरूर देखना है कटे हुए अम्बलाइकल कोड। क्लियर बच्चे? गुड। नियोनेटल नंबर है और क्या प्लेसमेंट है, ये आपको जरूर देखना है कटे हुए अम्बलाइकल कोड। क्लियर बच्चे? गुड। नियोनेटल असेसमेंट फॉलो द ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट रेट एंड कलर। मैंने पहले ही कहा था अगर नॉर्मल आप कर रहे हो असेसमेंट तो पहले क्या चेक करना? रेस्पिरेशन, फिर क्या चेक करना? हार्ट रेट, और फिर क्या चेक करना? कलर। तो सबसे पहले या कलर यानी टेम्परेचर भी देख सकते हो बाद में, वो इश्यू नहीं है, पर शुरुआत किससे करना? रेस्पिरेशन से, नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ठीक है बच्चे? गुड। देन है इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग एज सून एज पॉसिबल। मैंने बता दिया कि आपको डू नॉट लीव द डोर एंड विंडो ओपन। लेबर रूम का विंडो और दरवाजा खुला मत रखना, नहीं तो हीट लॉस हो जाएगा बच्चे को। कौन से मेथड से? कन्वेक्शन।
डू नॉट नेजल सक्शन बिफोर ओरल। नाक का सक्शन हमेशा मुंह के बाद करते हैं, कभी गलती से भी मुंह से पहले नाक का सक्शन मत कर दें। क्लियर है? ऑलवेज ओरल सक्शन फर्स्ट देन नेजल सक्शन, उल्टा मत कर देना, ठीक है बच्चे। डू नॉट अप्लाई एनीथिंग ऑन कोड। कोड स्टम्प पर कुछ भी अप्लाई मत करना, मैंने अभी बताया था आपको, नथिंग शुड बी अप्लाई ऑन स्टम्प ऑफ अम्बिलिकल कोड। कटे हुए अम्बिलिकल कोड में कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। डू, ये आपको अगला है, डू नॉट यूज एम्बू बैग इफ द बेबी सस्पेक्टिंग ऑफ डायफ्रामेटिक हर्निया। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बच्चे को डायफ्रामेटिक हर्निया है, आपको बच्चे के लिए एम्बू बैग यूज नहीं करना है, नहीं तो कंडीशन वर्स हो जाएगी डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया के टाइम पर आपको एम्बू बैग का यूज नहीं करना। डू नॉट गिव टेक्टाइल स्टिमुलेशन मोर देन ट्वाइस। आप जो बच्चे को रब करते हो वो 2 बार से ज्यादा मत करना, 2 बार मैक्सिमम होता है, 2 बार से ज्यादा हम स्टिमुलेशन टेक्टाइल नहीं देते, इस बात को आप याद रखें। वी नेवर गिव मोर देन 2 टाइम्स टेक्टाइल स्टिमुलेशन। क्लियर है? गुड। डू नॉट वेस्ट एनी टाइम। बच्चे का आप अगर थोड़ी सी भी कंडीशन क्रिटिकल है या नॉर्मल भी है, सारे प्रोसीजर, सारी रूटीन केयर फास्ट होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो कंडीशन बस से बदतर होती जाएगी, बस से बदतर हो जाएगी। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखना कि नर्स को टाइम बहुत मैनेज करना है अच्छे से, टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चे का, इसलिए बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज द डू एंड डोंट। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ पूरा हुआ कंप्लीट सिलेबस ऑफ CHO। जो भी सिलेबस मुझे पूरा कराना था, जो मेरे पास था, वो मैं पूरा करा चुका हूँ। मेरा सिलेबस एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो सिलेबस में दे रखा हो और मैंने वो आपको कवर नहीं कराया हो। क्लियर बच्चे? तो इन दैट कंडीशन यहाँ तक पूरा हो चुका है।